हाय एवरीवन। ये वीडियो सीएसएस का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, मैं कह रहा हूँ कि ये ही सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज की जिनके बिना आप एक अच्छा सुंदर सा वेब डिज़ाइन या फिर HTML पेज का डिज़ाइन आप बना नहीं सकते। वो तीन प्रॉपर्टीज हैं, डिस्प्ले, पोजिशन और फ्लोट। इन तीन प्रॉपर्टीज को हम हमेशा यूज करते ही करते हैं, चाहे वो कैसा भी हम डिजाइन बना रहे हो, रिस्पॉन्सिव डिजाइन की बात हो, स्टैटिक डिजाइन की बात हो, कैसा भी हो। अगर आपको अपना पेज सुंदर बनाना है तो आपको ये तीन प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए एंड अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या यूज होगा एंड किस चीज का मतलब क्या होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है क्लियर। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। हम 100% डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इन प्रॉपर्टीज में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। डिस्प्ले में पर्टिकुलरली, डिस्प्ले में बहुत सारे करीब 15-20 ऑप्शंस हैं कि आप किस तरीके से एक एलिमेंट को डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब डिस्प्ले करने का मतलब क्या होता है उसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। एंड डिस्प्ले प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप जरूरी नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर केस में सिर्फ एक ही डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करके वो आउटपुट आप बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला, सीएसएस बहुत फ्लेक्सिबल एक चीज है। इसमें एक ही चीज का आउटपुट निकालने के लिए आप हो सकता है कि मल्टीपल अलग अलग तरह के इनपुट भी, मतलब आपका कोड, पर्सन ए का कोड कुछ हो सकता है, पर्सन बी का कोड कुछ हो सकता है, बट हो सकता है कि वो दोनों मिलके आउटपुट में दोनों सेम एग्जैक्ट चीज दिखा रहे हो। तो वो चीज आप डिस्प्ले में भी ये लागू होती है कि डिस्प्ले जरूरी नहीं कि आप कौन सा टाइप का यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी एक पर्सन ने कुछ टाइप का यूज किया हो एंड बी पर्सन ने कुछ और टाइप का यूज किया हो एंड दोनों का ही जो आउटपुट बन रहा है ब्राउजर में वो सेम बन रहा है। तो हम इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डिव बॉक्स बनाता हूं मैं, क्लास ए। आपको राइट हैंड पर इसका आउटपुट दिख रहा होगा। अब एक जो सबसे सिंपल सी बात ये है वो ये है कि आपके जो डिव वाला जो पोर्शन है, डिव टैग, वो एक अलग बॉक्स में आ रहा है। उसके नीचे एक वर्टिकली ये ना स्टैक हो गए हैं, मतलब एक के नीचे एक ऐड हो गए हैं। व्हाट इफ मेरे को ये तीनों एक ही लाइन में दिखाने थे। मैं नहीं चाहता कि ये तीनों अलग अलग एक के ऊपर एक आए। अभी तक हमने जितने भी बात करे हमने इस चीज को कभी डिस्कस नहीं किया कि ये सारे एक लाइन में ऐसे वर्टिकुलर क्यों आ रहे हैं। अगर मुझे एक के आगे यानी डिव के जस्ट आगे मेरे को ये हेलो पी दिखाना था तो मैं क्या करूंगा। तो इस सब के लिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करते हैं एंड उसके अंदर के जो ऑप्शंस है उससे आपको पता चल जाएगा कि किससे क्या होता है। सी, डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है वो बहुत वास्ट प्रॉपर्टी है, मैं पहले ही बता चुका हूं, बट इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो डिस्प्ले करके एक प्रॉपर्टी है एंड उसके बाद आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे आपको काम आएंगे, बट कुछ कुछ ऐसे हैं जो आपको हमेशा ही यूज में आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक की, क्योंकि ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज का जो कंपैटिबिलिटी है ब्राउजर्स के साथ वो मैक्सिमम है आज की डेट में, यानी 2018 में सारे ब्राउजर्स इसको सपोर्ट करते हैं। जो नया जो लेआउट है वो लेआउट है आपका फ्लेक्स लेआउट, यानी फ्लेक्सिबल बोर्ड वाला जो लेआउट है वो अब लेटेस्ट है एंड वो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा सपोर्ट है ब्राउजर्स का, बट कंप्लीट सपोर्ट नहीं है। एंड उसके भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है ग्रिड। ग्रिड बेसिस जो है डिस्प्ले में ग्रिड प्रॉपर्टी, वो लेटेस्ट है, बट उसका जो सपोर्ट है एंड उसको सीखने का जो मेहनत लगता है वो सबसे ज्यादा है। तो सपोर्ट उसका थोड़ा सा कम है ब्राउजर्स में। फ्लेक्स बॉक्स आज की डेट में काफी सारे ब्राउजर्स के साथ कंपेटेबल हो गए हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में शायद फ्लेक्स बॉक्सेस पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं ब्लॉक की एंड इनलाइन ब्लॉक की, क्या होते हैं क्या है। तो ब्लॉक का मतलब है जो आपका जिस भी टैग को आपने सेलेक्ट किया है उसको आप ब्लॉक की तरह दिखा रहे हैं, तो ब्लॉक एक पूरा का पूरा ब्लॉक लेगा, यानी वो 100% विड्थ जो आपकी उसके हॉरिजॉन्टल होगी वो पूरी की पूरी यूज कर लेगा। जो डिव टैग होता है वो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर्स ब्लॉक डिस्प्ले में ही दिखाते हैं, तो आप देख रहे हैं इसमें कोई फर्क नहीं आया। बट जो स्पैन टैग है, स्पैन टैग जो बाय डिफॉल्ट होता है वो इनलाइन डिस्प्ले में होता है, यानी स्पैन का जो डिस्प्ले है
वो इनलाइन होता है बाय डिफॉल्ट। आप देख रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं आया। बट यही अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं तो आप देख रहे हैं कि एवरीवन जो था वो नीचे चला गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे मैंने ब्लॉक बताया, ब्लॉक को अपने पूरे के पूरे पेरेंट की विड्थ चाहिए होती है। तो ब्लॉक डिस्प्ले का मतलब है, डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब है कि वो कंप्लीट विड्थ ले लेगा पेरेंट की जितने भी होगी। तो इसमें हम बैकग्राउंड्स वगैरह रखते हैं सो दैट हमें पता चल जाए। इसको हम रेड दे देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो स्पैन टैग है वो बैकग्राउंड रेड उसने लिया एंड वो पूरा का पूरा जो विड्थ था बॉडी का वो पूरा उसने यूज कर लिया। यही अगर मैं पी टैग के लिए दे दूं, अब आप देख रहे हैं कि पी टैग ने भी पूरा का पूरा विड्थ लिया हुआ है एंड स्पैन टैग ने भी पूरा पूरा विड्थ लिया हुआ है। अगर मैं स्पैन से ये डिस्प्ले ब्लॉक वाली लाइन हटा दूं तब अब आप देखिए कि वो एवरीवन जो था वो मॉर्निंग के जस्ट आगे ही चला गया क्योंकि वो इनलाइन था। इनलाइन मतलब जो लाइन चल रही है उसका ही एक पार्ट बन जाना, वो इनलाइन होता है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन आप देख रहे हैं कि वो उसी का एक पार्ट बन गया एंड उसके पीछे ग्रीन बैकग्राउंड है जरूर, बट इसका अपना खुद का जो रेड वाला बैकग्राउंड था वो वहीं आपको ग्रीन के ही ऊपर दिख रहा है। तो ये हुआ आपका इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। इसी को अगर मैं इनलाइन ब्लॉक कर दूं तो आप देख रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको अभी अभी के केस में। अब इनलाइन ब्लॉक क्या होता है? इनलाइन ब्लॉक भी इनलाइन एलिमेंट की तरह ही होता है, बट ये थोड़ा प्रॉपर्टी इनलाइन का लेता है एंड थोड़ा प्रॉपर्टी ब्लॉक का लेता है। तो इनलाइन ब्लॉक्स जो हैं वो बहुत काम आते हैं हमें जब भी हमें कुछ चीजें साइड बाय साइड रिप्रेजेंट करनी होती है। अब कौन सी चीज एग्जैक्टली कहाँ काम आती है वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ कभी आएगा ही नहीं। तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर कुछ और चीजें ऐड कर देता हूँ। अब ये हो गया मेरा इनलाइन ब्लॉक। अगर मैं इसमें विड्थ दे दूं 100 पिक्सल्स, आप देख रहे हैं कि ये जो रेड वाला पोर्शन था ये इंक्रीज हो गया है और 100% पर सॉरी एंड 100 पिक्सल की विड्थ पर उसने थोड़ा और एरिया ले लिया है गुड नाइट के जस्ट पहले का। एंड यही अगर इसको मैं हाइट भी दे दूं, हाइट 80 पिक्सल्स, तो आप देख रहे हैं कि उसने और एरिया ले लिया है एंड बाकी सारा जो चीजें था वो नीचे चली गई है। तो ये आपका इनलाइन ब्लॉक करता है। यही अगर मैं इसमें से ब्लॉक वाला पार्ट हटा दूं, अब आप देखिए कि उसने विड्थ और हाइट को इग्नोर कर दिया। तो इनलाइन एलिमेंट्स का खुद का कोई विड्थ या हाइट नहीं होता। इनलाइन एलिमेंट वो जिस लाइन में चल रहे होते हैं वो उसी पेरेंट का विड्थ और हाइट आप उसमें वो काम करते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स का खुद का कोई विड्थ हाइट कुछ नहीं होता। अगर मैं इसमें पैडिंग दे दूं 20 पिक्सल्स एंड मार्जिन भी दे दूं, मार्जिन ने काम किया, बट जो उसका बैकग्राउंड रेड था उसके ऊपर भी आपका देख रहे हैं कि ये गुड नाइट वाला टेक्स्ट जो है वो आ गया। तो जो इनलाइन एलिमेंट है वो कभी हाइट और विड्थ को कभी भी सपोर्ट नहीं करते अपनी। यही अगर मैं इनलाइन ब्लॉक इसको लिख देता हूं तो इनलाइन ब्लॉक में आप देखेंगे कि ये पैडिंग भी अपनी लेगा, यानी ये आप पैडिंग देख रहे हैं कि एवरीवन जो है वो रेड वाले बॉक्स के अंदर आ गया थोड़ा। ये आपको जो गैप दिख रहा है यहाँ पर, यहां से लेके यहां तक का जो गैप है एंड यहां से लेके यहां तक का जो गैप है ये इसकी पैडिंग है। क्योंकि ये रेड कलर में है तो दिखेगा नहीं, बट आप समझ जाइए कि इसने पैडिंग यूज किया एंड उसके ऊपर जो ये वाला जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक का ये इसका मार्जिन है एंड ये वाला जो पार्ट है ये इसका पैडिंग है अंदर वाली साइड। तो उसने पैडिंग को भी ध्यान दिया एंड मार्जिन को भी ध्यान दिया एंड प्लस उसने अपना विड्थ और हाइट को भी पूरा सपोर्ट किया। यानी विड्थ इसने अपनी पूरी ली 100 पिक्सल्स एंड हाइट भी इसने 80 पिक्सल्स पूरी ली है। तो इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन में सिर्फ इतना ही फर्क होता है। ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि ब्लॉक तो बस हमेशा पूरा का पूरा स्पेस लेंगे लेंगे 100% का 100%। अगर मैं इसमें इसको ब्लॉक बना दूं एंड उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज इसको दूं तो ये सारी आप देख रहे हैं कि वो सब एक ही लाइन में पूरा इसने पूरा पूरा विड्थ ले लिया, बट ये जो गुड नाइट वाली जो चीज है आगे खिसक गई। तो इस बार 100% जो विड्थ था वो स्पैन ने ले लिया। तो आपको शायद समझ आ गया होगा कि ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है एंड कब आपको ब्लॉक यूज करना है, कब आपको इनलाइन ब्लॉक यूज करना है
वो आप समझ जाएंगे जब आपको जरूरत उस हिसाब से महसूस होगी तब। बस आपको ये एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि इनलाइन एलिमेंट्स का खुद का कोई विड्थ या हाइट नहीं होता है, वो सिर्फ अपने पेरेंट का ही विड्थ हाइट से जो चल रहा होता है उसी को यूज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज भी, जितनी प्रॉपर्टीज है वो सारे पेरेंट की इनहेरिट कर लेते हैं। मैं इसको फिर से इनलाइन ब्लॉक बना रहा हूं एंड अब की बार मैं इसको ऊपर एरिया दे रहा हूं, टॉप 50 पिक्सल्स में इसमें लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि टॉप 50 पिक्सल का कोई उसमें असर नहीं पड़ा, तो इसने मेरा वो चीज नहीं माना। बट व्हाट इफ मैं इसका पोजीशन जो था वो रिलेटिव कर दूं। अब आप देख रहे हैं कि रिलेटिव पोजीशन में जब मैंने यहां लिखा टॉप 50 पिक्सल, तो उसने ऊपर की साइड अपने 50 पिक्सल का एरिया छोड़ दिया एंड वो खुद नीचे खिसक गया। नीचे खिसका, चाहे कितना भी खिसका हो, चाहे वो खुद ही अपने पेरेंट से बाहर निकल गया, बट वो खिसक गया क्योंकि उसका पोजीशन जो था वो रिलेटिव था। तो पोजीशन जो है प्रॉपर्टी है, पोजीशन बताएगी कि ये एलिमेंट किस तरीके से पेज में पोजीशन होना चाहिए। पोजीशन में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे सिंगल सिंगल, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इनलाइन ब्लॉक है तो उसने पोजीशन और टॉप का पूरा ध्यान रखा। यही अगर सिर्फ मेरा इनलाइन होता तो आप देख रहे हैं कि ये जहां पे चल रहा था, यानी इसकी लाइन यहां आती, जो बाय डिफॉल्ट जो आना था वो इसको यहां दिखना था स्पैन को, बट ये टॉप इसने उसको ऑनर किया एंड ये नीचे खिसक गया 50 पिक्सल्स से। अब आप देख रहे हैं कि इसमें पैडिंग भी इसमें लगा हुआ है। ये अगर मैं पोजीशन इसका रिलेटिव हटा दूं तो पैडिंग अभी भी है इसमें, बट टॉप वाला जो चीज था वो उसने ध्यान नहीं दिया। टॉप वाला जो है वो यूजलेस है, वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। यही अगर ब्लॉक होता तो ब्लॉक के केस में फिर से आपको यहाँ पर पोजीशन अगर आप लिखेंगे रिलेटिव तो ये काम करेगा एंड टॉप उसको, वो देख रहे हैं उसने उतना एरिया ऊपर छोड़ दिया। तो ये तरीका है डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन का। डिस्प्ले में और बहुत सारे ऑप्शन थे, अब उन सबको तो हम ट्राई नहीं कर सकते हैं एंड सारे के सारे आपको काम भी नहीं आते, बट आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा काम में लेना है। तो एक जैसे टेबल है, अगर मैं इसको टेबल की तरह दिखाऊं तो कोई डिफरेंस नहीं आया, बट यही अगर मैं यहां पर इसको टेबल बना दूं, या फिर लेट से मैं डॉट बी को डिस्प्ले टेबल बना दूं एंड स्पैन को टेबल सेल। अब आप इसको देखिए, मैंने बी जो यानी ये वाला जो पैराग्राफ था मैंने उसको टेबल की तरह दिखाया, सॉरी मुझे सी को दिखाना था एक्चुअली। अब आप देखिए सी में 3 चीजें थी, मैंने उनको टेबल की तरह दिखाया तो उसने अपने आप ही कॉलम्स बना दिए। तो सबसे पहला जो पार्ट था गुड मॉर्निंग वाला वो एक कॉलम की तरह आ रहा है, उसके बाद एवरीवन वाला जो पार्ट था वो एक टेबल के सेल की तरह एक दिख रहा है कि वो बीच में एक सेल है, एंड वो सेल नीचे की तरफ क्यों है, क्योंकि मैंने इसमें टॉप दिया हुआ है। अगर मैं टॉप की जगह लेफ्ट दे दूं 5 पिक्सल, तो आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट में थोड़ा सा जगह छोड़ के आगे खिसक गया। यही अगर मैं 15 पिक्सल दे दूं तो थोड़ा और खिसक गया। तो आप टॉप लेफ्ट राइट बॉटम इस तरीके से इसमें बता सकते हैं कि इसको पोजीशन कैसे करना है। यही अगर मैं बॉटम से इसको एरिया दे दूं 15 पिक्सल तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। एंड इसने डिस्प्ले टेबल सेल, यानी टेबल के जो सेल होते हैं यानी टीडी एलिमेंट जो होते हैं उसकी तरह इसको रिप्रेजेंट किया है, एंड ये जो बाकी सारी जो चीजें थी वो राइट हैंड पे चली गई है। तो जैसे टेबल में एक सेल होता है, एक कॉलम पूरा ले लेता है वो, तो उसी तरीके से इसने स्पैन को कॉलम दिया है। यही अगर मैं और स्पैन ऐड कर दूं इसमें, तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे टेबल की रो में जो डेटा होता है उसकी तरह ये सारे दिख रहे हैं। तो जो पुराना जो लेआउट स्टाइल होता था उसमें हम टेबल की तरह ये सारी चीजें दिखाते थे, उनको लाइन बाय लाइन यानी एज अ नेबर, यानी जैसे एवरीवन के बाजू में जो एवरीवन दूसरा वाला एवरीवन है, तो उसको इस तरीके से दिखाने के लिए हम ये टेबल वाला तरीका यूज करते थे पुराने HTML पेजेस में। बट जैसी इसमें इनलाइन ब्लॉक्स आए तो अब हम टेबल वाला जो तरीका है वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं करते हैं, हम इनलाइन ब्लॉक्स या फिर ब्लॉक्स एलिमेंट ही यूज करते हैं। तो इसके अलावा जो अब जो नई चीज आई है वो है फ्लेक्स। अब फ्लेक्स क्या है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं div टैग की कुछ और डिटेल में। अभी तक हमने हेलो div और हेलो p को अलग अलग बॉक्स में ये पढ़े हैं, बट व्हाट इफ मुझे इनको इनलाइन ब्लॉक्स यूज करके
और सेम लाइन में दिखाना है। तो लेट्स डू दैट। मैं ए को इनलाइन ब्लॉक दिखा रहा हूं एंड इसमें से एक्स्ट्रा चीजें हटा देते हैं। अभी मैं ए को भी और पी टैग को भी इनलाइन ब्लॉक दिखा रहा हूं। तो ये इनलाइन ब्लॉक हो गए। आप देख रहे हैं कि ये अपने आप साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। अब सी वाला जो है, सी को मैंने टेबल की तरह दिखाया हुआ है, उसको मैं अगर इस वाली लाइन को हटा दूं तो ये भी इनलाइन ब्लॉक हो जाएगा। एंड स्पैन वाला टैग तो अब हट ही गया, इसको हटा देते हैं हम। अब आप देख रहे हैं कि मैंने तीनों टैग्स को इनलाइन ब्लॉक की तरह दिखाया, बट ये दोनों तो आ गए एंड ये वाला पूरा कंप्लीट आ नहीं पाया उसमें। तो इसका अगर कंटेंट मैं छोटा कर दूं तो ये भी उसका एक पार्ट बन जाएगा। एंड इनलाइन ब्लॉक से आपको पता चल गया कि ये एक साथ दिख रहे हैं। तो अगर आपको कोई नेविगेशन मेन्यू टाइप्स की बनानी है तो आप इस तरीके से इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स को यूज करके बना सकते हैं। अब फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है? आपको अगर चीजें राइट हैंड की तरफ खिसकानी है, किसी पूरे एलिमेंट को बताना है कि उसको लेफ्ट में दिखना है कि राइट में दिखना है, तो उसके लिए आप फ्लोट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने टेक्स्ट लाइन की बात करी थी। तो टेक्स्ट लाइन वाला जो प्रॉपर्टी था उसमें हम उसको सेंटर कर रहे थे कंटेंट्स को। तो फ्लोट जो प्रॉपर्टी है वो कंटेंट को सेंटर नहीं करती है या लेफ्ट राइट नहीं करती है। फ्लोट प्रॉपर्टी उस पूरे खुद एलिमेंट पे खुद ही लग जाती है। जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी थी वो उस एलिमेंट के अंदर के कंटेंट्स को लगती थी। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहां पर इनको फ्लोट राइट कर रहा हूं, यानी ये राइट हैंड की तरफ। अब आप देख रहे हैं कि सारे राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। हेलो डिव भी एंड हेलो पी और गुड भी। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे क्यों है? ऊपर नीचे इसलिए है कि पी का जो बाय डिफॉल्ट स्टेट है ब्राउजर में, तो उसमें पी टैग के साथ मार्जिन अपने आप ऐड कर देता है ब्राउजर, क्योंकि वो उस तरीके से सेट हुआ है। तो अगर मैं इन पे मार्जिन 0 कर दूं, यहां पर मार्जिन 0, तो ब्राउजर का जो डिफॉल्ट मार्जिन था वो हमने ओवरराइड कर दिया एंड अब मार्जिन 0 है। तो अब ये पूरे के पूरे लाइन में आ गए हैं। फ्लोट मैंने राइट किया हुआ था तो ये राइट की तरफ स्टैक होते गए एक के बाद एक। तो हेलो डिव जो था वो सबसे राइट में चला गया, उसके बाद हेलो पी एंड उसके बाद गुड। अब इसी के अंदर मैं इसमें 8 जो हमारा क्लास ए है उसको मैं टेक्स्ट लाइन कर रहा हूं सेंटर में। आप देख रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बट व्हाट इफ मैंने पैडिंग इसमें दिया होता 30 पिक्सल्स। 30 पिक्सल्स ये पूरे टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट ये चारों जगह पर 30 पिक्सल्स लग गया है, बट मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लगाना था। तो मैं 0 30 पिक्सल्स लिखूंगा। इससे क्या होगा कि जो ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज है टॉप और बॉटम वाली वो 0 हो गई एंड लेफ्ट और राइट वाली 30 पिक्सल्स हो गई। तो आप देख रहे हैं कि वो 30 पिक्सल्स पैडिंग के बाद सेंटर में दिख रहा है वो। अभी आपकी पैडिंग हो गई और अब मैं इसका विड्थ भी सेट कर रहा हूं कि ये 50% यूज करे। 50% जैसे ये यूज करेगा एंड उसके बाद इसमें पैडिंग भी लग गया, तो ये पूरा का पूरा जो बाकी के दो एलिमेंट्स थे वो नीचे चले गए। एंड इसको ओवरराइड करने के लिए आपको याद होगा कि पैडिंग अलग से ना लगे, यानी जो 50% विड्थ है वो फाइनल विड्थ होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने यूज किया था बॉक्स साइजिंग, जिससे हम टोटल का टोटल सब कुछ इसके साथ ही इंक्लूड कर सकते थे कि विड्थ में, यानी 50% विड्थ के अंदर ही पैडिंग भी आ जाए। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो क्लास ए था यानी फर्स्ट डिवीजन टैग है हमारा, वो 50% विड्थ ले रहा है पूरी विंडो का, राइट। उसके अंदर पैडिंग भी है 30 पिक्सल्स की। एंड अब वो टेक्स्ट लाइन मैंने सेंटर भी किया हुआ है। टेक्स्ट लाइन सेंटर की जगह अगर मैं उसको लेफ्ट कर दूं तो आप देखेंगे कि हेलो जो अब आप देख रहे हैं राइट हैंड पर हेलो डिव जो था वो लेफ्ट की तरफ खिसक गया है। जो आपको ब्लू कलर का जो बॉक्स दिख रहा है पहले वो उसके सेंटर में था। तो ये डिफरेंस है आपका फ्लोट का एंड टेक्स्ट अलाइन का। टेक्स्ट अलाइन जो है वो कंटेंट पर काम करता है, फ्लोट जो है वो आपका पूरे के पूरे एक्चुअल उस एलिमेंट पे ही काम करता है। तो ये आपका फ्लोट वाला प्रॉपर्टी। फ्लोट प्रॉपर्टी के बाद हम बात कर लेते हैं, फ्लोट के साथ ही एक क्लियर प्रॉपर्टी भी यूज होती है। क्लियर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? इसके लिए हम एक पैराग्राफ टैग के अंदर ही कंटेंट लिखते हैं।
मैं यहाँ इमेज एक ऐड कर देता हूँ। अब इमेज जो है वो बाय डिफॉल्ट पूरा विड्थ ले रही है, तो यहाँ पर इसका विड्थ और हाइट भी इसमें ऐड कर देते हैं, विड्थ 50 पिक्सल। तो ये हमने इमेज ऐड कर दिया है। एंड उसके बाद है hello p, hello div और good। अब जो hello div है वो तो राइट की तरफ फ्लोटेड है, तो अभी इसका हम फ्लोट हटा रहे हैं ए का। अब आप देख रहे हैं ये सारे के सारे सिर्फ p एलिमेंट्स का जो फ्लोट है वो राइट पे था। अभी आपका इमेज टैग है, इमेज टैग क्या क्या लिखा हुआ है, p क्लास c एंड उसके अंदर कंटेंट है गुड, बट उसको अभी हमने ब्लॉक की तरह ट्रीट करा हुआ है। जो इमेज है, इमेज को मैं इमेज टैग को ही बता देता हूँ कि उसको फ्लोट करना है लेफ्ट की तरफ। अब आप देख रहे हैं कि जो गुड है वो अपने आप उसके साइड में आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इमेज प्रॉपर्टी को हमने लेफ्ट की तरफ फ्लोट करा है, तो जो उसके आगे का जो कंटेंट था वो अपने आप उसके आगे की जगह ले लेगा। ये चीज समझने में मुश्किल है, बट इसका और कोई तरीका नहीं है एक्सप्लेन करने का। फ्लोट प्रॉपर्टी से बाय डिफॉल्ट जो उसका जो रनिंग रेंडरिंग हो रही थी उसको आपने उठा के उसको बोल दिया कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए भाई। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया तो उसके आगे के जो एलिमेंट्स है वो उसके तरफ और शिफ्ट होते जाएंगे। अब यही चीज आप मानिए कि मैं जो P है क्लास C वाला उसको मैं क्लियर कर दूं, क्लियर लेफ्ट। तो अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट मैंने क्लियर कर दिया, तो अगर उसका फ्लोटिंग लेफ्ट की तरफ जा रहा था बाय डिफॉल्ट तो वो क्लियर होके फिर से वो नीचे की तरफ फिर से शुरू हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे राइट कर दूं तो राइट की तरफ कोई फ्लोटिंग एलिमेंट था ही नहीं, तो राइट की तरफ ब्राउजर ने बोला ही नहीं कि इसको राइट की तरफ शिफ्ट होना है, तो ये वैसे का वैसे ही जैसे पहले था वैसे चला गया। लेकिन अगर मैं क्लियर बोथ कर दूं तो लेफ्ट और राइट दोनों इसके क्लियर हो जाएंगे। तो जो हमने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया था कि इसको फ्लोट करना है, तो उसके आगे वाले जो एलिमेंट्स अपने आप फ्लोट हो रहे थे उसको रोकने के लिए हमने क्लियर यूज कर लिया। तो क्लियर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको पता भी नहीं चलता कि कब ये काम आ जाती है एंड किन किन केसेस में। तो क्लियर से आप लेफ्ट राइट बोथ या फिर नन कर सकते हैं, तो उससे आपके जो ब्राउजर के इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आप रोक सकते हैं या फिर चलने दे सकते हैं। अगर मैं इसको नन कर दूं तो आप देख रहे हैं कि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इसके साइड में अटैच हो गया। अगर मैं इसको क्लियर कर दूं कि फ्लोटिंग का जो भी इंस्ट्रक्शन है भाई उसको तोड़ दो, तो मैं उसको बोथ कर दूंगा, लेफ्ट और राइट दोनों क्लियर हो जाएंगे एंड वो फिर से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो क्लियर का इंस्ट्रक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब हम ग्रिड स्टाइल में काम कर रहे होते हैं। अब ये ग्रिड स्टाइल अलग ग्रिड स्टाइल है, जब मैं स्टार्टिंग में इस वीडियो के जो बात करी थी। ग्रिड स्टाइल का मतलब है हम जो वेबसाइट के पेजेस बनाते हैं उसको हम पूरी स्क्रीन को कुछ पर्टिकुलर पिक्सल्स में या पर्टिकुलर कॉलम्स में बांट लेते हैं कि अगर हमें कुछ चीज सेंटर में करनी है तो लेट्स से जैसे बूटस्ट्रैप एक पूरा फ्रेमवर्क है सीएसएस का, तो बूटस्ट्रैप में पूरी स्क्रीन को 12 कॉलम्स में बांटा हुआ है। तो वो जो 12 कॉलम्स हैं उनका ही यूज कर करके हम पूरा एक लेआउट बनाते हैं पूरे पेज का। उन 12 कॉलम्स को हम चाहे पेयर ऑफ 3 में यूज करेंगे तो टोटल 4 आपके बॉक्सेस बन जाएंगे, अगर आप पेयर ऑफ 4 में यूज करेंगे तो टोटल आपके 3 बॉक्स बन जाएंगे, पेयर ऑफ 6 में यूज करेंगे तो आपके 2 साइड बाय साइड एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा ग्रिड लेआउट काम करता है बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप के बारे में आपको ऑब्वियसली सीखना चाहिए क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है। एंड बूटस्ट्रैप जो 3 का वर्जन था वो इनलाइन ब्लॉक्स यूज कर रहा था आपके जो सीएसएस की क्लासेस में, एंड बूटस्ट्रैप 4 जो है वो आपका फ्लेक्स प्रॉपर्टीज यूज करता है। तो बूटस्ट्रैप आपका एक ऐसा शॉर्टकट है आपके बहुत सुंदर पेजेस बनाने के लिए एंड रिस्पॉन्सिव उनको बनाने के लिए। बूटस्ट्रैप की क्लासेस की आप प्रैक्टिस करें कि बूटस्ट्रैप कैसे यूज होता है। आप उसके लिए जा सकते हैं getbootstrap.com पर एंड पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे बूटस्ट्रैप का पूरा जो सीएसएस कोड है या एक तरीके से लेट्स से बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है उसको कैसे यूज करना है।